वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन पढ़ेंगे तो उससे पहले हम समझेंगे इसे। तो समझने से आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन। तो आप सभी जानते हैं मृदा यानी होता है मिट्टी, और संसाधन आप पहले इसकी परिभाषा पढ़ चुके हैं, इसे पढ़ भी चुके होंगे। तो हम संसाधन की परिभाषा देखते हैं। तो ये है कि हमारी आवश्यकताओं अर्थात मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ के कहलाते हैं संसाधन। जैसे संसाधन बहुत सारे हैं, जल है, मिट्टी है, हवा है और सभी आदि सभी जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो मुझे मुझे चार पंक्ति याद आ रही है, मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। तो है कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो तो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन न छोड़ना, कभी ज़मीन न छोड़ना। तो अब हम शुरू करते हैं मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन किसे कहते हैं हो गया। अब हम पढ़ते हैं मृदा संसाधन, जानेंगे कि मृदा संसाधन क्या है और इसके प्रकार कितने हैं। वो हम इसके प्रकार मृदा संसाधन पढ़ेंगे विस्तार से। तो हम बढ़ते हैं कि मृदा संसाधन क्या है। तो मृदा संसाधन में एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग प्राकृतिक संसाधन है। क्या है कि एक नवीकरणीय संसाधन है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि यह एक नवीकरणीय योग संसाधन है। जिस नवीकरणीय योग संसाधन प्राकृतिक संसाधन अर्थात जो स्वयं बनती रहे, प्रकृति से, प्रकृति का है, जो प्रकृति है, जो नवीकरण जिसे वापस बनाया जा सके। तो प्रकृति से वापस बनाया जा सकता है क्योंकि प्राकृतिक है, इसमें ये प्रकृति द्वारा बनती है, मानवीय द्वारा नहीं बन सकती। तो यह नवीकरणीय योग प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों का विकास करती है और लाखों जीवों का पोषण भी करती है। अभी पौधों जो फसल उगती है और सभी पौधे हैं उनका विकास करती है, और जीवों का उनसे फसलों से मानना कि हमारे पास अनाज आ जाता है और अनाज से फिर हमारा पोषण होता है और लाखों सभी जीवों का पोषण होता है। तो ये पौधों का विकास और लाखों जीवों का पोषण भी करती है। अब मृदा बनने के कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा बनने की प्रक्रिया में कौन कौन भूमिका निभाते हैं वो देखो कि मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच अर्थात ऊंचाई, मतलब जमीन तल से ऊंचाई, वह है जनक शैली, संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मुख्य कारक है, सबसे मुख्य कारक है इसमें समय। तो इसमें क्या होता है, जैसे उच्चावच ऊंचाई होगी, जनक शैली, जब आपने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी आती है तो उसके साथ लावा बाहर निकलता है। तो लावा क्या है कि कई दिनों या कई दिनों में वह कई महीनों में वह सूख जाता है या फिर ठंडा हो जाता है। तो उसमें क्या है कि उसमें चट्टानें हो जाती है बड़ी बड़ी तापमान के कारण। तो फिर वह साथ साथ आती रहती है, फूटती रहती है, उससे क्या कहते हैं, मृदा बन जाती है। और प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन आदि क्रिया मृदा बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन, प्रकृति में भी अनेक तत्व होते हैं जैसे तापमान परिवर्तन, आप बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी यानी बर्फ से बहने वाली नदी, अपघटन आदि क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम बढ़ते हैं मृदा संसाधन की। और यह मृदा संसाधन जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। कौन कौन से पदार्थों, जैव और अजैव। जैव यानी जो जिनमें जीवन है और जिनमें जीवन नहीं है, उन सभी से मिलकर बनती है। अब हम बढ़ते हैं मृदा के प्रकार की ओर। तो मृदा का प्रकार पढ़ेंगे हम। तो मृदा का प्रकार पढ़ेंगे हमारा पहला ये नक्शा हम बाद में लास्ट में देख लेंगे। अभी क्या हमें पहले मृदा के प्रकार पढ़ लेते हैं ताकि हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। तो मृदा का प्रकार पढ़ेंगे तो भारत में अनेक उच्चावचनों, भू आकृति, जलवायु और वनस्पति पाई जाती है। भारत में अनेक प्रकार की उच्चावचनों, ऊंचाइयाँ, भू आकृति, अलग अलग भूमि की आकृति, कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं अलग तरीका की, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं पहाड़ी, और जलवायु अलग अलग होती है। वनस्पतियाँ पाई जाती है जिनके कारण मृदा का विकसित होती है। तो हम बढ़ते हैं पहली मृदा की ओर जिसका जो है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे तो जलोढ़ मृदा हम तो जलोढ़ मृदा पढ़ेंगे तो जलोढ़ मृदा ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। पहले ये देखो जलोढ़ मृदा क्या होती है। तो जलोढ़ मृदा होती है
कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई वो है मिट्टी, उसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है। तो ये देश की महत्वपूर्ण मृदा है। और भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान, आपने भौतिक प्रदेशों में उत्तरी मैदान पढ़ा होगा, हम नक्शे में बता देंगे कि उत्तरी मैदान कहाँ है, वहीं वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जो ये उत्तरी मैदान है वो पूरा जलोढ़ मृदा से बना है। ये मृदा हिमालय की 3 नदियों, कौन कौन सी, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों द्वारा बनी है। ये मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी, कौन कौन सी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। यानी वो अपने साथ जो मिट्टी लाती है उनको जमा देती है, इसी से ये बना है। ये एक सक्रिय गलियारे के द्वारा, एक सक्रिय यानी सक्रिय गलियारे के रूप में खानतर, राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। अब भारत के पूर्वी तटीय मैदान जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों, डेल्टा में जलोढ़ मृदा है। क्योंकि जब ये डेल्टा बनाती है नदियाँ, तो वहाँ पे अपने साथ जलोढ़ मृदा छोड़ जाती है, ताकि वहाँ भी जलोढ़ मृदा रहती है। तो अब आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार, 2 प्रकार की होती है। आप सोचेंगे आयु के आधार पर मृदा होती है, हाँ अवश्य होती है कि आयु के आधार पर मृदा, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो पुराना जलोढ़ मिट्टी, एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी। अब पुराना जलोढ़ देखें तो इस प्रकार की नदियों कंकड़ ग्रंथियाँ अधिक पाई जाती है, यहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। और नया जलोढ़ इस प्रकार की मृदा मई नहीं है, ये नई है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे, यहाँ तो नई है, नई। तो नई मृदा के महीन कण पाए जाते हैं। अब हम पुराने जलोढ़ देखते हैं कि जब नदी का पानी आता है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आता है। तो मानो हम बताते हैं, समझाते थोड़ा सा कि आपने देखा होगा ये नदी आ रही है, तो नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, ये नदी आ रही है, तो नदी आ रही है तो अपने साथ कभी कभी के 5-6 साल में यहाँ पे बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने पर इतने विस्तार में फैल जाती है, क्योंकि नदी आती है तो पानी का बहाव तेज आता है। तो यहाँ पे क्या है, जो नदी आती है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर है और कंकड़ लाती है, तो वो अपने इतना फैल जाती है, नदी इतनी फैल जाती है। तो इसकी कारण क्या है कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर आते दूर और पास में, फिर बाढ़ आती है 5-6 साल में, तो फिर ये वापस इसी यहाँ आ जाती है, इतने में बहती है और फिर यहाँ से हट जाती है, फिर आती है तो फिर रहती है। इसलिए यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यहाँ हर वर्ष नया पानी नहीं पहुँच सकता, और ताकि नया पुरानी जलोढ़ मृदा होती है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं नए जलोढ़ पे, जहाँ पर नई पानी आता हो, जैसे नदी है वो अपने यहाँ नदी है, अब यहाँ पर पथ चलती है, हर बार नई लाती रहती है। तो ये क्या हो गया, जलोढ़ मृदा के आयु के आधार पर वर्गीकरण। हम बढ़ते हैं जलोढ़ मृदा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जलोढ़ मृदा की विशेषता होती है तो ये होती है कि ये बहुत उपजाऊ मृदा है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जलोढ़ मृदा होती है। तो ये बहुत उपजाऊ मृदा होती है, और ये मृदा से अधिकतर पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। ये मृदा उपजाऊ होती है और ये पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त भी होती है। इसमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, इसके कारण गन्ने, चावल, गेहूँ और अन्य अनाज जैसे दलहन फसलों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। दलहन क्या होता है, दलहन होती है दाल वाली फसलें, दाल वाली जैसे मूंग है, मसूर, उड़द, ये होती है, उन दलहन फसलों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और गन्ने, चावल और गेहूँ आदि फसलों के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और फसलों कहते हैं इन मृदाओं का सही उपचार, यदि इन मृदाओं का सही उपचार किया जाए और इनकी अच्छी सिंचाई की जाए तो इनकी पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। ये हो गया हमारी जलोढ़ मृदा। अब हम अगली मृदा की ओर बढ़ते हैं, वो हमारी काली मृदा। तो काली मृदा आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये हमारी काली मृदा। अब आप इसे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं काली मृदा की ओर। तो इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, काला होता है। आपने कहीं देखी होगी आपके खेतों में या कहीं और बाहर, तो ये इस मृदाओं का रंग काला होता है। इसलिए इन्हें रैगर नाम भी इसे रैगर नाम से भी कहा जाता है, इसे रैगर भी कहा जाता है। इस मृदा में कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ये कौन सी खेती है, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे काली कपास मृदा भी कहते हैं। ये बहुत अच्छा है कि यह कपास खेती के लिए बहुत उपयुक्त काली मृदा। इसमें क्या हुआ कि ये जलवायु और जनक जनक शैल इस मृदा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कि लावा होता है ना, जो ज्वालामुखी कहते हैं, लावा जब लाल लाल होता है, फिर वो कई महीनों या वर्षों में वो जब ठंडा पड़ जाता है तो वह काला काला हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती है। तो इस काली मृदा का
उदाहरण दे सकते हैं। जल ये हो गया जनक शैल है। जलवायु और जनक शैल इस मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृदा कहाँ पर, ये मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ पे है? आप देखते हैं कि ये मृदा दक्कन पठार क्षेत्र उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये लावा मैंने बताया था, लावा जनक शैलों से बनी हुई है। ये मृदा दक्कन के पठार पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन के पठार उत्तरी पश्चिम भागों में पाई जाती है। अब हम इन्हें नक्शे से देख सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो ये इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। हाँ, ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। काली मृदा की विशेषता। अब हम देखें काली मृदा की विशेषता क्या क्या होती है। इनमें नमी ये नहीं गलता, इसमें मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, इसकी जगह आएगा नमी। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या नमी धारण करने की क्षमता होती है। आप देखेंगे कि बरसात आने के बाद, जैसे खेती सिंचाई करने के बाद आप बहुत दिनों बाद देखते हैं तो उसको खोद देखते हैं तो अंदर ऊपर सूखी रहती है परंतु अंदर गीली रहती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है जिनसे फसलों को बहुत फायदा मिलता है। अब आते ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास और चूने तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से भी परिपूर्ण होती है। इसमें कौन कौन से तत्व? ये तत्व पाए जाते हैं जो फसल के लिए बहुत उपयोगी है। गर्म मौसम में इनमें गहरी दरारें पड़ जाती है, मतलब गर्मियों के दिनों में यहाँ पर इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है, इनमें वायु मिल जाती है उन दरारों में जाके, ताकि इनमें अच्छा मिश्रण हो जाता है। और गीली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है और इन्हें जोतना मुश्किल हो जाता है। ये आप देखेंगे होगा जब बरसात के दिनों में या कभी भी वो गीली रहती है तो उसे वो चिपचिपी रहती है और उसे जोतना मुश्किल होता है। इसे पहले ही जोत दिया जाता है बरसात आने से पहले। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मृदा की ओर। तो अगली मृदा है हमारी लैटराइट मृदा। अब लैटराइट मृदा, लैटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट शब्द की उत्पत्ति, यह उच्च तापमान अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक विकसित होती है। जहाँ पर तापमान अधिक और अधिक वर्षा हो वहाँ पर ये पाई जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ पर ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है क्योंकि ज़्यादा तापमान के कारण जैविक पदार्थ अपघटित करने वाले बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरिया अपघटन करते हैं, ह्यूमस किसे कहते हैं? पहले तो ये समझो कि जब पेड़ है तो पेड़ों की पत्तियां, टहनियाँ टूट कर नीचे गिर जाती है तो जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें उनका अपघटन कर देते हैं ताकि वो मिट्टी में मिल जाती है, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ होती है। तो इनमें क्या है, अधिक तापमान इनको बैक्टीरिया को नष्ट करता है ताकि इनमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। और ये मृदा कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और असम आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा, असम और आदि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगली मृदा की और ये हो गई लैटराइट मृदा। मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हो तो कमेंट करके बता दें या फिर इसको बैक करके वापस समझ सकते हैं। मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगली मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा है हमारी ये राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में। तो इसका रंग लाल और भूरा होता है। इसका रंग क्या होता है? लाल और भूरा। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। ये आमतौर पर रेतीली और लवणी होती है। रेतीली और लवणी होती है, इसमें रेतीली होती है और लवणी होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जल को वाष्पित करके नमक बनाया जाता है। कुछ क्षेत्र है यहाँ पे जो ज़्यादा लवणीय मिट्टी तो है, वहाँ पे झीलों में नमक बनाया जा सकता है। और शुष्क जलवायु, यहाँ पर जलवायु कैसी? शुष्क और उच्च तापमान के कारण वाष्पन दर, पानी का वाष्पन अधिक होता है और ह्यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है। क्योंकि जब अधिक तापमान रहेगा तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, ताकि ह्यूमस की मात्रा मैंने ऊपर बता चुका है और समझ चुके होंगे आप। अब इस मृदा का सही तरीके से सिंचित कर, यदि इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जो कि पश्चिम राजस्थान में हो रहा है। मैंने बताया था पश्चिम राजस्थान में हो रहा है, हम वो भी नक्शे में समझेंगे लास्ट में। तो मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे। वन मृदा, तो ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ये पाई जाती है जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, वो हम नक्शे में देख सकते हैं। तो ये आमतौर पर पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी अधिक होती हो और वन भी अधिक हो।
इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण के कारण होता है। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण के कारण होता है। इन घाटियों में नदी दोमट और सिल्टदार होती है। इन नदियों में ये मृदा दोमट और सिल्टदार होती है। हिमालयी क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है। जो हिमालयी क्षेत्र से नदी आती है वो इन मिट्टी को काट के नीचे ले आती है और वहाँ पे मृदा अपरदन भी अधिक होता है और उमस रहित भी होती है। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है। नदी घाटी के निचले भाग है उनमें ये मृदा बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि वो नदी अपने साथ जल लाती है। अब हमने मैप मिट्टियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इसे मैप में कैसे व्यवस्थित करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये वाली मृदा आपको ये दिख रही होगी, ये वाली हरी हरी मृदा, तो ये है हमारी, ये आपको मृदा दिख रही होगी ये, तो ये वाली ये है हमारी वन मृदा। आप इसे इसमें भी देख सकते हैं प्रतीकों में भी कि ये है हमारी वन मृदा। अब हम दूसरी मृदा की ओर पहुंचते हैं। ये हो गई हमारी वन मृदा। अब हम दूसरी मृदा की ओर पहुंचते हैं। तो ये आपको ये वाली मृदा दिख रही होगी हरी हरी, ये वाली मृदा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी मृदा है। ये वाली आपको ये मृदा दिख रही होगी। तो ये मृदा है हमारी जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा आप देख सकते हैं। तो ये हमारी जलोढ़ मृदा। अब आपको ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र दिख रहा होगा, ये है हमारी रेतीली मिट्टी, ये है हमारी शुष्क रेतीली मिट्टी। ये हमें रेतीली मिट्टी हो गई। अब हम बढ़ते हैं अगली मिट्टी की और अब इनके हम यहाँ से क्षेत्र भी देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्र कहाँ हैं। अब हम देखते हैं ये आपको ये वाली मृदा दिख रही होगी, ये वाली, तो ये वाली आप है, ये है हमारी काली मृदा। ये कौन सी मृदा है हमारी? ये है हमारी काली मृदा। ये हुआ हमारी काली मृदा। तो ये वाली चित्र दिख रहा है, ये है हमारी काली मृदा का। तो यहाँ से हम इसका चित्र भी देख सकते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम इसके बाद मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। अगली मृदा आती है हमारी लाल पीली मिट्टी। तो आपको ये वाला चित्र दिख रहा होगा, ये वाला, तो ये वाली हमारी लाल पीली मिट्टी। इस मृदा लाल पीली मिट्टी होती है। अब दूसरी हमारी लैटराइट मृदा। ये आपको ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ये होगा लैटराइट मृदा। और ये मृदा हो गई। अब मुझे आशा है आप इसे समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। आप इसे कॉपी में बना सकते हैं।